हमने यह तो जान लिया कि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा देश संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है अथवा एकात्मक वाला है? तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। आइए हम संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षणों पर बात करते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार अर्थात संघ की सरकार तथा प्रांतीय राज्य सरकारों के मध्य किया जाता है। दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, जबकि प्रांतीय राज्य सरकारों को क्षेत्रीय महत्व के या क्षेत्रीय स्तर के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रायः कठोर होती है। संविधान का लिखित एवं कठोर होना आवश्यक है। शासन की यह प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली होती है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघात्मक शासन के लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद हैं। संघात्मक पद्धति में संघ और राज्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों शक्तियों का उपयोग अपनी अपनी सीमा में करते हैं। वर्तमान में भारतीय संघीय व्यवस्था में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश संघीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। भारतीय शासन प्रणाली के संघात्मक लक्षण निम्नांकित हैं। पहला लक्षण है दोहरी सरकारें। भारत में संघ और राज्य दोनों में अलग अलग सरकारें होती हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद तथा जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका, जिसे संसद कहते हैं, होती है। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद तथा जनप्रतिनिधियों की विधानसभा होती है। यह व्यवस्था दोहरी शासन प्रणाली कहलाती है। अर्थात इस प्रणाली में केंद्र और राज्यों में दो अलग अलग सरकारें अपने अपने विषयों पर अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करती हैं। दूसरा लक्षण है शक्तियों का विभाजन। संविधान में संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। उसके अनुसार संघ और राज्य सरकारें उनको सौंपे गए विषयों पर कानून बनाती है एवं प्रशासन करती है। संविधान में शक्तियों का विभाजन निम्नांकित प्रकार से किया गया है। पहला, संघीय सूची। राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय संघीय सूची में हैं। इनमें प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, सेना, वित्त, संचार, रेलवे आदि प्रमुख है। दूसरा, राज्य सूची। क्षेत्रीय महत्व के 62 विषय राज्य सूची में हैं। इस सूची में न्याय, पुलिस, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण आदि विषय सम्मिलित हैं। तीसरा, समवर्ती सूची। इस सूची में मूलतः 47 विषय रखे गए हैं, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में 4 विषय एवं एक अन्य विषय जोड़कर अब 52 विषय हो गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, न्यास और न्यासी, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, श्रमिक कल्याण आदि विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, किंतु यदि किसी विषय पर संघ ने कानून बना दिया है तो संघ का कानून प्रभावशील होगा। अगली शक्ति है अपशिष्ट शक्तियाँ।
इन तीनों सूचियों में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि कोई विषय बचता है तो ऐसे समस्त विषय संघ सरकार के पास रहेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली का अगला लक्षण है संविधान का लिखित स्वरूप एवं उसकी सर्वोच्चता। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का लेखबद्ध होना आवश्यक है। संविधान देश का आधारभूत एवं सर्वोच्च कानून होता है। इस प्रणाली में संघीय एवं प्रांतीय सरकारें संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करती हैं। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है। अगला लक्षण है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता आवश्यक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। संविधान के प्रतिकूल बनाए गए कानूनों एवं लिए गए निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अगला लक्षण है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के बारे में आपको बताया था कि देश के लिए कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप भारतीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के 2 सदन हैं। प्रथम सदन लोकसभा तथा द्वितीय सदन राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग करके करती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोकसभा जो है वह निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और राज्यसभा को कम शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।